Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. हाय फोक्स, वेलकम बैक। ये नई सीरीज है जिसमें जो लोग मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं या जिन्होंने मार्केट में कुछ लोगों को काफी सिखाया, उनको इस प्लेटफॉर्म पे लाके डिस्कस करेंगे उनके इनसाइट्स के रिगार्डिंग। आज मेरे साथ इक्विटी इनसाइट्स एलीट के फाउंडर तेजस हैं। एंड आप लोगों ने इनका फर्स्ट शॉट ट्विटर हैंडल देखा होगा, बिकॉज ये लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूसली अपडेट्स कर रहे हैं रिगार्डिंग कंपनीज एंड ऑल। इनकी फिलॉसफी काफी इंटरेस्टिंग है। डिस्कस करते हैं। इनका फर्स्ट टाइम ही इज कमिंग इन द वीडियो फॉर्मेट। तेजस, आप बताओ, आपका कब से हो मार्केट में एंड क्या चीजें कर रहे हो, आपका जर्नी कैसा रहा? हेलो अभिषेक, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो मैं मार्केट्स में 2018 में ज्वाइन किया था और अब एक्स में लास्ट 2 इयर्स प्लस मैं अपना जर्नी शेयर करते जा रहा हूँ। जो भी कंपनीज इनसाइट्स जो भी मुझे पसंद है, दो डेली बेसिस में वो इनसाइट्स में रेगुलरली शेयर करते जा रहा हूँ। मोटिव यही है कि ऑडियंस को रेगुलरली कुछ ना कुछ नया मिलते रहे हर दिन। ओके। इसमें एक अभी हम बहुत सारे नेम्स भी डिस्कस करेंगे। एक बार मैं डिस्क्लेमर बताता हूँ, जो भी नेम्स डिस्कस कर रहे हैं दीज आर फॉर प्योरली एजुकेशनल पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हम काफी सेक्टर्स के नेम डिस्कस करेंगे, कंपनीज के। एंड ऑल्सो ये सीरीज में इसमें हम कैंडिड रहेंगे, मतलब एज अ रिकॉर्डिंग प्लान नहीं है, इट विल गो विद द फ्लो। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने तेजस को फॉलो नहीं करा, यू कैन फॉलो इट आउट। एंड दिस इज माई एक्स हैंडल, सो यू कैन चेक दिस ऑल्सो एज वेल। अब आते हैं तेजस, सबसे पहले अपनी फिलॉसफी बताओ कि आप किस बेसिस पे मार्केट्स में काम कर रहे हो एंड क्या आपका फ्रेमवर्क है। ओके, सो मेरा इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क शेयर करना चाहूंगा। तो फ्रेमवर्क है, पीटर लिंच ने टोटल 6 स्टॉक्स को कैटेगराइज किया है। फर्स्ट में आता है आपका फास्ट ग्रोवर्स, देन है स्टॉलवर्ट्स, देन है स्लो ग्रोवर्स, देन है सिक्लिकल्स, टर्न अराउंड्स एंड एसेट प्लेस। एक एक करके अब मैं आपको शॉर्ट में ही समझाता हूं। तो फास्ट ग्रोवर्स में बेसिकली वो कंपनीज आती है जो कंसिस्टेंटली 20% ग्रो कर रहा है, जैसे कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पॉलीकैब। फिर स्टॉलवर्ट्स में आपकी वो कंपनीज है जो 10 to 12% ग्रो कर रहा है, जैसे आपका मैरिको हो गया, फिर एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया। तो स्लो ग्रोवर्स में वो कंपनी है लाइक डाबर, विप्रो, रिलैक्सो, जिसका ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। और फिर आपका आता है सिक्लिकल्स। तो सिक्लिकल्स में वो कंपनीज है जो कमोडिटी है। तो बेसिकली उनका जो शेयर प्राइस है कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर कमोडिटी प्राइस अच्छा रहेगा तो प्रॉफिट्स बम्पर रिपोर्ट करती है और वाइस वर्सा। और फिर दो कैटेगरीज है, एक है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड वो कंपनीज है जो लॉस से प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। तो मार्केट वो कंपनीज को काफी अच्छा वैल्यू करता है जो लॉस से प्रॉफिट रिपोर्ट करता है, जैसा वी टू रिटेल में हुआ, सीजी पावर में हुआ। और दूसरा आता है आपका एसेट प्लेस। एसेट प्लेस ब्रॉडली वो कंपनीज है जिसके काफी सारे एसेट्स है, सब्सिडरीज है। तो मार्केट्स में फ्यूचर में उनमें वैल्यू अनलॉक हो सकता है। तो मार्केट्स में वो कंपनीज लाइक एडलवाइस फाइनेंस, तो वो कंपनी में काफी सारे सब्सिडरीज है। मार्केट में अगर फ्यूचर में उनका आईपीओ आता है तो काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकता है। तो ब्रॉडली ये 6 कैटेगरीज है। तो मैं जो कंपनीज को टारगेट करता हूं वो है फास्ट ग्रोअर्स में। अच्छा, अब आते हैं कि एक मैं एज अ लेमैन क्वेश्चन पूछूंगा, सो दैट जो भी कोई थर्ड पर्सन देख रहा है उनको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आप इसको ये कैटेगराइज करो कि स्मॉल कैप फास्ट ग्रोअर्स में आएंगे या कोई कैटेगरी इनडिफरेंट है वो चीज, ओके, मतलब कि। सो बेसिकली कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, डिपेंड करता है ग्रोथ रेट्स पे। फॉर हम्म। एग्जांपल, अगर कोई इंडस्ट्री 15% से ग्रो कर रहा है तो वो उसमें बहुत सारी कंपनीज है जो 10 डिजिट से नीचे ग्रो कर रहा है, और बहुत सारी कंपनीज है जो ट्वाइस और 3x भी ग्रो कर रहा है। तो ब्रॉडली मैं उस कंपनीज में फोकस करूंगा जो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मार्केट उसको ज्यादा रिवॉर्ड करता है फ्यूचर में। राइट, राइट, अलाइंड अलाइंड विद दिस एंड आप इसमें से जो बाकी है, जैसे एसेट जिसके अंदर सस्ता पड़ा है या सिक्लिकल है या स्टॉक, मतलब बाकी आपका नीश फास्ट ग्रोथ में क्यों फोकस करो? इट्स समथिंग आपने उस जर्नी से अपना पैसा बनाया, और आप हाँ, कैसे? तो मेजॉरिटी वेल्थ मेरा फास्ट ग्रोअर्स में ही बना है कि ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू को 20-25% से ग्रो कर रहा है। मेजॉरिटी मेरा फोकस वही है। और सिक्लिकल्स में भी, कमोडिटी में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलता है, लेकिन उसको टाइम करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप देखोगे टर्न अराउंड, तो टर्न अराउंड स्पॉट करने में काफी मुश्किल होते हैं। जैसे वी टू रिटेल कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रहा था, अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले। अब वो प्रॉफिट जैसे ही रिपोर्ट किया तो स्टॉक मल्टीबैगर हो गया। तो इसमें जो आपको मिल जाता है स्टॉक वो काफी अच्छा चलता है, लेकिन इसको स्पॉट करना काफी डिफिकल्ट है। हाँ, क्योंकि वीडियो टेल के तो हमारे ऑडियंस भी काफी टाइम से जानती है, मतलब कहाँ से डिस्कस करें। अलाइन विद इट। हम्म। एंड मेरी फिलोसफी भी समथिंग अलाइन विद दिस ओनली है। और आते हैं और डिस्कस करते हैं। एंड ये तो हो गया अभी पास्ट की बात। तेजस से अभी पूछेंगे हम्म। कि जो स्टोरीज अपकमिंग ही इज प्लेइंग, और क्या लग रहा है मार्केट में, वो भी चीजें करेंगे। कुछ तेजस की जो ट्विटर पे कोट्स हैं एंड जिनसे वो पर्सनल अलाइन करते हैं, उस पे आते हैं। यस तेजस, इस पे बिग मनी के रिगार्डिंग क्या आपका टेक है?
जो अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो उन कंपनीज में फोकस करना है जो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? अगर एनबीएफसी सेक्टर आपका 15% से ग्रो कर रहा है तो इसमें बहुत सारी कंपनीज है लाइक बजाज फाइनेंस, वो 25 से 30% ग्रो कर रहा है। तो हमें वो कंपनी से फोकस करना है जो एटलीस्ट इंडस्ट्री को 1.5 से 2x आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे तो काफी सारी कंपनीज लाइक पॉलीकैब, इंडिया शेल्टर, बजाज फाइनेंस, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब कंपनीज 25 से 30% ग्रो कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंटली ये सब कंपनीज मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो मेरा फिलॉसफी यही है, मैं उन कंपनीज को टारगेट करूंगा जो मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। तो मार्केट शेयर गेन काफी इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए। सो अब लेट से लेते हैं मारुति। मारुति भी मतलब ऑलरेडी जैसे लेट से जो मार्केट लीडर है, सो वो हम्म। आर यू कंसिडरिंग ऑल्सो कि वो भी मार्केट शेयर गेन करता रहेगा तो लोगे, या जो छोटा मार्केट के शेयर है उसका यू आर फोकसिंग ऑन? जैसे मारुति ये सब कंपनीज ऑलरेडी डोमिनेंट हो गया तो उनमें मार्केट शेयर गेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे स्मॉल कंपनीज है उनमें मार्केट शेयर गेन आता है। स्मॉल कंपनीज का बेस छोटा होता है तो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर सकता है इंडस्ट्री को, तो उनमें री रेटिंग होता है। तो मेजॉरिटी में उन कंपनीज में फोकस करूंगा जिनका मार्केट शेयर अभी छोटा है लेकिन फ्यूचर में हाई ग्रोथ के कारण वो मार्केट शेयर गेन करते जाएगा। तो अब कल्याण तो थोड़ा ऑलरेडी बड़ा हो चुका प्लेयर, डिस्पाइट दैट वो ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें व्हाट्स योर टेक? तो उस केस में कल्याण ज्वेलर्स को अगर आप देखोगे तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग प्ले हो रहा है। आप कल्याण ज्वेलर्स हर साल 100+ स्टोर्स ऐड कर रहा है और वो 30% ग्रोथ रेट कंटिन्यू करते जा रहा है। तो इस केस में ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है वो 15% से ग्रो कर रहा है लेकिन कल्याण ज्वेलर्स 2x इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में मैं कंपनी को फोकस करूंगा। मेरे को साइज से मतलब नहीं है, मेरे को मार्केट शेयर गेन से मतलब है। अगर कंपनी बड़ा हो या छोटा, उसको मार्केट शेयर गेन करना चाहिए एटलीस्ट। तो हाँ, राइट। कल्याण अगर आप देखोगे तो 2x इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है। राइट, अलाइन। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग नेम दिख रहा है, ट्रेंड। ये ट्रेंड का तो उल्टा डायरेक्शन में घूम रखा है, मतलब सो। हाँ, तो ट्रेंड में क्या हो रहा था? अगर आप 24-25 में देखोगे तो वो 50% से ग्रो कर रहा था लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, वो ग्रोथ जो 50% पे था वो 20% पे आ गया। और स्टॉक एक साल पहले 200 का पी मिलता था, अब देखोगे तो स्टॉक डी रेट होकर 50 का पी पे 100 का पी पे आ चुका है। तो स्टॉक में काफी ज्यादा डी रेटिंग हुआ है क्योंकि ग्रोथ रेट्स 50% से 20% हो गया है लेकिन वैल्यू रिटेल आप देखोगे तो 15% से ग्रो कर रहा है। ट्रेंड जो पहले इंडस्ट्री को 3x आउट परफॉर्म कर रहा था अब बस काफी लो मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप अगली कंपनीज देखोगे लाइक V2 रिटेल हो गया, स्टाइल बाजार हो गया, तो वो काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन कर रहा है अभी वैल्यू रिटेल में। अंडरस्टूड। एक चीज क्लैरिफाई करना है मतलब ऑडियंस को, पी री रेटिंग डी रेटिंग का, सो तेजस ने तो बहुत जल्दी बोल दिया। इट्स समथिंग, लेट से कोई कंपनी को लाइक 1 रुपये प्रॉफिट के लिए मार्केट 50 का पी देती है, वैल्यूएशन देती है, उसको ही सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर 100 टाइम्स का पी मिलता है तो उसका मार्केट का डबल हो गया। एंड डी रेटिंग उल्टा होता है, 100 के पी से अगर कोई 50 का पी आ गया, प्रॉफिट सेम है, वैल्यूएशन आधा हो गया। सो दैट समथिंग। एंड तेजस, एक तो इंटरेस्टिंग चीजें दिख रही है मेरे को, मैक्स एस्टेट। सो रियल एस्टेट के कुछ प्लेयर्स हैं जो हार्डली को डिस्कस करते हैं, मतलब जनरली ट्रैक करते हैं, बिकॉज लोग का कंसर्न ये रहता है कि आईटी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है एंड प्रॉपर्टी प्राइस इतने हाई है। सो लाइक जनरली इस पे क्या टेक है आपका? सो ब्रॉडली मैं आपके व्यू से एग्री करूंगा। अगर आप लास्ट के 2-3 साल में देखोगे तो रियल एस्टेट साइकिल काफी अच्छा चला है। अभी इस साल से अगर आप देखोगे लास्ट 6 मंथ से थोड़ा सा मार्केट ठंडा हुआ है लेकिन इसमें काफी सारी कंपनीज जो है, आपको कंपनी स्पेसिफिक फोकस रखना है। जैसे आपने मैक्स स्टेट का बात किया है, तो ये हम्म। कंपनी 2 साल में 1800 करोड़ का प्रीसेल करता था। अगर आप FY 25 में देखोगे तो इन्हें अपने प्रीसेल को 3x कर दिया और मैनेजमेंट का आगे का गाइडेंस भी है कि वो 20% ग्रोथ कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें हमें कंपनीज में फोकस करना है। और एक रियल एस्टेट सेक्टर में ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग तरीके से प्रिपेयर होता है। इसमें आपको इनकम स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करना, इसमें आपको अलग मेट्रिक्स है जो आगे आने वाले स्लाइड में हम आपके साथ शेयर करेंगे, हाँ, उस पर फोकस रखना है। ठीक है, नहीं इसको डिटेल में, बिकॉज इट्स समथिंग जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, सो विल डीप डाइव इनटू इट। ठीक है, अंडरस्टूड अबाउट रिगार्डिंग दिस। देन आपका एक और फॉर्मूला है रिगार्डिंग 20% रेवेन्यू ग्रोथ एंड 20% आरओई एट 20p। सो इस पे क्या है, लाइक एक्सप्लेन करोगे तो बस? हाँ, तो ब्रॉडली मेरा एक फ्रेमवर्क है 20-20-20। तो उसमें क्या है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 20% आरओई एट 20p। तो मैं उन कंपनी से फोकस करता हूं जिसका ग्रोथ का विजिबिलिटी मेरे को अगले 2-3 साल में 20% के ऊपर दिखे और उसका आरओई 20% के ऊपर हो। आरओई 20% के ऊपर, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो आपको मैं समझाऊंगा। और उसका वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए। अगर वैल्यूएशन सस्ता नहीं हो तो पैसा नहीं बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी को अभी 20 का पी मिल रहा है, अगर 3 साल में वो कंपनी का पी डबल हो जाता है, 40 का हो जाता है, तो मेरा पैसा भी डबल हो जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यूएशन ही 40 का पी है, अगर 3 साल बाद उसको 20 का पी मिलता है तो स्टॉक प्राइस आधा हो जाता है क्योंकि पी डी रेटिंग हो गया। तो कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए, ग्रोथ अच्छा होना चाहिए और आरओई भी ज्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 20% से ग्रो कर रहा है और उसका आरओई 10% है, तो जो रेस्ट 10% है उसको या तो इक्विटी में डाइल्यूट करना पड़ेगा या डेट में डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो उस केस में मैं उन कंपनी से फोकस करूंगा उनका ग्रोथ आरओई के ऊपर होना चाहिए ताकि वो इंटरनल अप्रूवल से ग्रो कर सके।
हाँ, अंडरस्टूड। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आरओई में जो ग्रोथ कॉन्सेप्ट है, सो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर है। सो इट्स समथिंग, लेट से अगर कब किसी का नेटवर्थ 100 है, कंपनी का 20% आरओई जनरेट कर रहा है, मतलब 100 रुपए पे हर साल 20 रुपए बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। अगर वो कंपनी अपना 50% से सेल्स ग्रो कर रही है, तो दैट मीन्स उसको 50 मतलब रुपए चाहिए होंगे, और वो जनरेट करे 20, तो हर साल उसको 30 रुपए घर से लाने पड़ेंगे या इन्वेस्टर से लाने पड़ेंगे। या तो डेट या इक्विटी से रेज करना हाँ, पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। सो एक एग्जांपल लेता हूँ कि टाइटन है, वो तो महंगे पी पे ट्रेड करता है, डिस्पाइट दैट वो हमेशा महंगे पे ट्रेड करता है, वो तो कभी सस्ता हुआ ही नहीं। हाँ, तो उस केस में आप देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज है जो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चल रहे हैं, जैसे टाइटन अभी फॉरवर्ड में 60 का पी के आसपास चल रहा हम्म। है। लेकिन उन कंपनीज को आपको अवॉइड करना है, फोकस उन कंपनीज में करना है, जैसे इसमें ही तीन चार कंपनीज और है, जैसे पीएन गाडगिल हो गया, फिर आपका कल्याण हो गया, फिर आपका सेनको हो गया। ये सब कंपनीज का फॉरवर्ड पी 20 से 30 के आसपास है, और इनका ग्रोथ रेट्स देखोगे तो 20% से 25% के आसपास है। तो उन सेक्टर में फोकस करूंगा मैं, एज कम्पेयर टू अ हाई कंपनी। अंडरस्टूड। सो एक बार फॉरवर्ड भी समझाता हूँ। सो आज का मार्केट कैप डिवाइडेड बाय कंपनी एक साल बाद जो प्रॉफिट अर्न करेगी, उससे जब डिवाइड करोगे तो फॉरवर्ड वैल्यूएशन आता है। मार्केट भी आगे देखती है, ये काफी लोगों चैनल पे उनको पता होगा। मार्केट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, जो फ्यूचर में होगा। अभी तक जो हुआ उसका ये प्राइस है, फ्यूचर के हिसाब से चीजें चलती हैं। अंडरस्टूड। सो समझते हैं। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आई विल कीप ऑन आस्किंग, बिकॉज एज अ ऑडियंस बहुत सारी चीजें आती है माइंड में। सो हाई पी मल्टीपल कांट मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म, मतलब ये एक बार बताओ। हाँ, तो ब्रॉडली मैं उन कंपनीज में फोकस करूंगा जिसका एंट्री वैल्यूएशन सस्ता हो। अगर कोई कंपनी में मैं घुसता हूँ जिसका ऑलरेडी पी 100 या 200 है, तो अगर मैं 3 4 साल बाद उसका एग्जिट पी देखता हूँ, तो उतना वो सस्टेन नहीं कर पाएगा उस वैल्यूएशन में। तो आपको लो वैल्यूएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अच्छा पैसा बनाने के लिए। तो एंट्री वैल्यूएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक रिटर्न्स आपका दो चीज से आता है। फर्स्ट हो गया आपका ईपीएस ग्रोथ से। मानो अगर कंपनी का अभी ईपीएस 100 है, 3 4 साल बाद वो 200 हो जाता है, तो ईपीएस ग्रोथ डबल हो गया, तो कंपनी को स्टॉक प्राइस को डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका द मल्टीपल विच यू सेल एट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज ट्रेडिंग एट 20 का पी, आप 3 4 साल बाद वो कंपनी 40 का पी हो जाता है, तो आप उसको डबल के वैल्यूएशन में एग्जिट करते हो। और यही रिवर्स, अगर आप कोई कंपनी को 100 का पी में बाय करते हो और 3 साल बाद उसका डी रेटिंग होकर 50 का मल्टीपल हो जाता है, उस केस में स्टॉक प्राइस आधा हो जाएगा। तो इसलिए एंट्री वैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हाई पी मल्टीपल कांट मेक मनी इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब आते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नेम्स डिस्कस हो रहे हैं। जोमैटो। जोमैटो का पी, वो हमेशा महंगा ट्रेड करता है, और महंगा हो रहा है तब भी चल रहा है। हम्म। सो व्हाट्स योर टेक ऑन हम्म। दैट कंपनी? इस फ्रेमवर्क तो में तो फिट नहीं देखो, आती। हाँ, तो जोमेटो में क्या हो गया, आपको पी मेट्रिक नहीं देखना, तो उसमें आपको ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू हो गया, ये सब मेट्रिक्स देखना है। तो मार्केट अभी जोमेटो को इस वे में प्राइस कर रहा है कि फ्यूचर में वो इतना पैसा बना लेगा। तो ब्रॉडली अगर आप प्लेटफॉर्म कंपनी को वैल्यू करोगे तो उसमें आपको पी नहीं देखना, आपको फोकस ये करना है कि 4 साल या 5 साल बाद कंपनी किस स्केल में ऑपरेट करेगी, कंपनी क्या प्रॉफिट रिपोर्ट करेगा। तो आपको उस केस में पी आप देख नहीं सकते। तो पी देखने का भी अलग क्राइटेरिया हो गया। तो उस सो केस में आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको पी देखना है। सो लेट से एक समराइज करते हैं। सो दैट मीन्स कि आप कह रहे हो जोमेटो में आज वो धंधा प्रॉफिट इतना नहीं कर रहा, एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ इंक्रीज होगा जो मार्केट प्राइसिंग कर रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेड हाँ। बिजनेस है, राइट? हम्म। ठीक है, ठीक है। सो अंडरस्टूड योर फिलोसफी। एंड एक पी री रेटिंग डी रेटिंग जो भी हम बात कर रहे थे, उसका एग्जांपल एक हाँ, कर तो लेते हैं। इसमें मैं समझाता हूँ। जैसे आईटी में तब बबल चल रहा था उस समय, 2002 से 2003 के आसपास इन्फोसिस का पी देखोगे तो 200 के ऊपर भी चला गया था। अब जैसे इसमें एग्जांपल देता हूँ मैं, 2000 टू 2018 के बीच में इन्फोसिस का जो प्रॉफिट कैगर था वो 25% था। और वहीं अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो सिंगल डिजिट में है। रीजन क्या था, जो 200 का पी था वो डीरेट होकर 16 के नीचे आ गया, तो वैल्यूएशन 90% से डीरेट हुआ। उस चक्कर में आपका सिंगल डिजिट रिटर्न बना। यही आप मैरिको के केस में देखोगे तो 2000 से 2018 में जो प्रॉफिट कैगर है वो 18% था, लेकिन स्टॉक प्राइस रिटर्न 30% से दिया था। रीजन ये था, जो 2018 का मल्टीपल था वो 10 का मल्टीपल था, अब वो रीरेट होकर 54 का मल्टीपल हो गया, तो 10 का पी 50 के ऊपर चला गया, तो 5x रिटर्न आपका वहीं बन गया। इस केस में मल्टीपल अगर सस्ता हो तो पैसा आपका अच्छा बनता है। एंड हाँ, वही पी रेट एग्जांपल एक एमआरएफ का भी है, जो पी पूरा री रेटिंग की वजह से प्राइस बढ़ा है, अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट है, तो हाँ। ये हम डिस्कस करते हैं रोज तो चैनल पे। सो द स्टॉक प्राइस कैटलिस्ट, ये काफी हम्म। इंटरेस्टिंग लग रहा तो है।
हाँ ये भी, हाँ जैसे कोई भी अगर स्टॉक प्राइस बढ़ता है तो उसके पीछे काफी सारे कैटलिस्ट होते हैं जो हमें देखना चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी अपने रेवेन्यू को 20% से ग्रो कर रहा है और उसका प्रॉफिट ग्रोथ उससे हायर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 20% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 साल में अपने रेवेन्यू को डबल कर सकता है। वहीं उसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर 25% है तो अपने प्रॉफिट को 3 साल में डबल करता है। हाँ, तो जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में आपका प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गया। जैसे अगर आप एमसीएक्स को देखोगे तो एमसीएक्स का जो रेवेन्यू था वो 50% से ग्रो करता, लेकिन हम्म, उनका प्रॉफिट ग्रोथ 100% के ऊपर था अगर आप लास्ट के 4-5 क्वार्टर से देखोगे। क्योंकि जो रेवेन्यू मानो अगर 50% से ग्रो किया तो उनका प्रॉफिट ग्रोथ 100% से हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस उतना है नहीं। जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू वो ऐड कर रहा है सीधे बॉटम लाइन में जा रहा है, तो राइट। सीधे ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस है। ओके, सेक्टर टेलविंड्स में आते हैं। तो सेक्टर टेलविंड्स में आप देखोगे तो जैसे डेटा सेंटर हो गया, अभी काफी सारे टेलविंड्स चल रहे हैं वो सब कंपनीज में, तो उनको अनाप शनाप वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन एक बार ये सेक्टर टेलविंड्स हो गया, जैसे पावर ट्रांसमिशन में अभी अच्छा टेलविंड चल रहा है, तो उनमें कंपनीज को काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मिल रहा है। तो कोई भी सेक्टर अगर टेलविंड्स में चलता है तो अभी मार्केट उसको फ्यूचर में प्राइसिंग कर देता है, उनका वैल्यूएशन बढ़ा देता है। फिर आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने से कंपनीज का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है बहुत सारी जो ब्रोकिंग में थी, अब वो वेल्थ मैनेजमेंट में जा रहा है, तो वेल्थ हम्म मैनेजमेंट स्टेबल बिजनेस है, तो उन केस में उनका मार्जिन बेटर होगा। तो उनमें अगर फ्यूचर में जैसे मिक्स ब्रोकिंग से वेल्थ मैनेजमेंट हो जाएगा तो उनका मार्जिन एक्सपैंड होगा और मार्केट उसको अच्छा वैल्यूएशन देगा। जैसे मार्केट कोई भी ब्रोकर को 20 या 15 का पी देता है, लेकिन अगर कोई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी उसको 40 या 50 का भी मल्टीपल मिल जाता है। तो उस केस में अगर प्रोडक्ट मिक्स चेंज होने का, अगर इनसाइडर बाइंग भी आप देख सकते हो, अगर कोई कंपनी का इनसाइडर रेगुलरली बाई करते जा रहा है तो कोई ना कोई ट्रिगर होता है स्टॉक के पीछे, तो उस स्टॉक को हमें स्टडी करना चाहिए। ओके, यस अलाइन। देन ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन एंड सप्लाई साइड कंसोलिडेशन। हाँ, तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन में आप देखोगे तो बहुत सारा जो वैल्यू रिटेलर्स है, आपका ज्वेलरी रिटेलर्स है, उन लोग ना ज्योग्राफी एक्सपेंड करते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कल्याण 3-4 साल पहले साउथ से उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता था, अब आप देखोगे तो 50-50 मिक्स हो गया। तो कल्याण जो साउथ बेस्ड ज्वेलरी रिटेलर था, अब वो पूरा पैन इंडिया रिटेलर हो गया। इसी तरह से पीएन गाडगिल जो महाराष्ट्र बेस्ड रिटेलर था, अब वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। तो हमें वो कंपनीज में करना फोकस जो पूरा पैन इंडिया फैल रहा है। नहीं, तो इसमें इंडिया से भी अब्रॉड का भी थीम ले रहे हो या खाली इंडिया रीजन की बात कर रहे हो आप? हाँ नहीं, मतलब ब्रॉडली एक्सपैंड कर रहा है, अपने ज्योग्राफी को बढ़ा रहा है, फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहा है कंपनी। ओके, यस। देन सप्लाई साइड कंसोलिडेशन। ओके, तो सप्लाई साइड कंसोलिडेशन में आप देखोगे, जैसे अगर 20 साल या 10 साल पहले आप देखोगे तो काफी सारे टेलीकॉम प्लेयर्स था, 10 से ऊपर टेलीकॉम प्लेयर्स था। लेकिन अगर आप अभी देखोगे ओनली 3 टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, उसमें से एक आपको हाल पता है, ये जो वोडाफोन आइडिया है उनके काफी डेट है, तो मेजॉरिटी 2 ही प्लेयर बचता है। एक आपका आइडिया, एक हो गया आपका भारती एयरटेल, और एक हो गया रिलायंस जो काफी ज्यादा प्रॉफिट और कैश फ्लो जनरेट कर रहा है। तो और एयरलाइन इंडस्ट्री में आप देख सकते हो तो इंडिगो काफी ज्यादा प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा है। तो जो भी इंडस्ट्री में सप्लाई साइड कंसोलिडेट होते जा रहा है तो उनमें प्रॉफिट पूल्स काफी डिवाइडेड रहता है, जो टॉप का 2-3 प्लेयर है वही मार्केट शेयर गेन करते जा रहा है। देन आता है डेट रिडक्शन और इंप्रूविंग मेट्रिक्स, आरओई। हाँ, तो डेट रिडक्शन क्या हुआ, मानो कोई कंपनी का 1000 करोड़ का डेट था और उसमें उसका 10% अगर इंटरेस्ट है तो 100 करोड़ हर साल वो कंपनी फाइनेंस कॉस्ट दे रही है। अगर वो कंपनी डेट पे करते जा रही है उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होते जाएगा, और इंटरेस्ट कॉस्ट जैसे ही कम होगा आपका ईपीएस ग्रोथ अच्छा आने लगेगा, तो उसको फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। उस केस में ईपीएस ग्रोथ अच्छा होता है तो मार्केट वो कंपनीज को अच्छा वैल्यूएशन देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का डेट टू इक्विटी हाई है तो मार्केट उसको कम वैल्यू देगा। रीजन क्या है, जो भी कंपनीज आप देखोगे फेल इसलिए होता है क्योंकि उनका डेट काफी हाई होता है, और जैसे ही कंपनी डेट पे करने लगती है तो मार्केट्स उनको अच्छा वैल्यूएशन भी देने लगता है। लेकिन इसमें काउंटर आता है कि मेरे को डेट मिल रहा है 9-10% पे। अब मैं हम्म। उस पे आरओई जो है, मतलब अपने उस एसेट पे मैं 15% कमा पा रहा हूँ, तो मेरे लिए डेट अच्छा है ना? मतलब क्या दिक्कत है उस डेट हाँ, में? देखो, प्रॉब्लम तब तक सही है जब तक डेट कंट्रोलेबल है। अगर कोई भी इंडस्ट्री मानो हेडविन आ जाता है, जैसे कोविड आ गया, अब कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, उस केस में बहुत सारी कंपनीज डेट को सर्विस नहीं कर पाएगी, तो उनका एग्जिस्टेंस पे ही थ्रेट आ जाएगा। तो मेजॉरिटी मार्केट्स यही फोकस करता है कि डेट अगर कंट्रोल में रहे ना तो सही है, लेकिन अगर डेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, उस केस में क्या होगा, कंपनी दिवालिया भी हो सकती है। अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो कंपनीज मेजॉरिटी केस में दिवालिया इसलिए होता है क्योंकि उनका डेट काफी हाई होता है। तो यूजुअली मैं उन कंपनीज को ही प्रेफर करता हूं जिसका डेट टू इक्विटी 0.5 के नीचे हो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। देन आते मार्केट शेयर गेन्स तो हमने डिस्कस कर लिया। देन आते कॉर्पोरेट एक्शन पे, एमएनए, स्पिन ऑफ, बायबैक, इसका क्या व्यू है? हाँ, जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एडेलवाइस ने नुआमा का डीमर्जर किया था 2-3 साल पहले, तो हम्म उस केस में क्या हुआ, जो एडेलवाइस के शेयर होल्डर है उनको 30% नुआमा का शेयर होल्डर फ्री में मिला था, नुआमा के शेयर्स। तो बहुत सारी कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली कॉर्पोरेट एक्शन करते जाता है। जैसे रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल का जो भी शेयर था रिलायंस का होल्डर, उनको शेयर फ्री में मिला था। तो बहुत सारी कंपनीज है जो डीमर्जर कंसिस्टेंटली करते जा रहा है, तो उसमें काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट होता है। तो आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जो डीमर्जर करते जा रहा है। जैसे अभी एडेलवाइस में 8-9 सब्सिडरी है,
तो मैनेजमेंट ने कहा है कि 3-4 साल में काफी अच्छा वैल्यू अनलॉक हो सकता है। तो उस केस में अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करोगे तो इसमें वैल्यू काफी ज्यादा क्रिएट हो सकता है। जैसे नोवामा का जब डीमर्जर हुआ था, उसका शेयर प्राइस अराउंड 2500 2600 पे डीमर्जर हुआ था, लेकिन आप करंट शेयर प्राइस देखोगे तो 7000 के ऊपर है, तो उसमें काफी अच्छा वैल्यू क्रिएट हुआ। तो मैं फोकस उन कंपनीज में करूंगा जिसमें जो कंपनीज का सब्सिडरी है उनका वैल्यू काफी अलग हो गया ज्यादा है, है, जो अलग हो रहा लेकिन है। हाँ हाँ, जो अलग हो रहा है उनमें वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन अभी कॉर्पोरेट एंटिटी के कारण उनको वैल्यू कम मिल रहा है। तो अभी तेजस हमने आपको पूरा फ्रेमवर्क समझा एंड काफी डीप समझा। अब आते हैं एक्चुअली अभी क्या हो रहा है ग्राउंड पे, बेसिस योर फ्रेमवर्क क्या लग रहा है, किस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज है। सो सेक्टर पे आते हैं। सो आपकी जो पीपीटी है एक बार उस पे आते हैं कि सेक्टर्स में क्या चल रहा है। सो यस, सेक्टर्स विद डबल डिजिट ग्रोथ पे एंड इसको हाँ, फ्रेमवर्क सो से दीज अलाइन आर करेंगे। द सो दीज आर द ब्रॉड सेक्टर्स विच वी लाइक, जिसमें डबल डिजिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली आते जा रहा है। जैसे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो हाउसिंग एंड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, तो इसमें काफी सारी कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली 25 से 30% ग्रो करते जा रहा है। जैसे अगर आप गोल्ड फाइनेंस में देखोगे तो इकरा ने एस्टिमेट किया कि इस साल भी जैसे हमें पता है गोल्ड प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, 1 ईयर में 50% अप है। तो इसमें मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका मन्नापुरम फाइनेंस हो गया, फेड फीना हो गया, तो इन कंपनीज को काफी ज्यादा टेलविंड मिल रहा है। तो ये कंपनीज 30 से 35% भी ग्रो कर सकता है टेलविंड्स के कारण। जैसे मुथूट फाइनेंस पिछले साल 40% ग्रो किया है, और इस साल भी उनका ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। नहीं तो अब इसमें आता है कि लाइक ये तो अभी गोल्ड चल रहा है, तो इसमें हम्म। स्ट्रक्चरल प्ले क्या है। लेट से पहले हाउसिंग फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस में लाइक इसमें क्यों लग रहा है कि टेलविंड्स लाइक वुड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। सो जैसे आप देखोगे तो इंडिया में ना हाउसिंग का काफी ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है, पर्टिकुलरली अफोर्डेबल स्पेस में। तो इसमें जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, लाइक इंडिया शेल्टर हो गया आपका, फिर आपका एप्टस हो गया, फिर होम फर्स्ट हो गया, तो ये सब जो ब्रॉड कंपनीज है ये केटर करती है उन टिकट साइज में जो 10 लाख के आसपास है। तो ये सब कंपनीज 30 से 35% ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया शेल्टर 35% से ग्रो कर रहा है, वहीं हो गया आपका एप्टस, होम फर्स्ट, ये 25 से 30% की रेंज में ग्रो कर रहा है। तो ये सब कंपनीज, और इनका एसेट क्वालिटी भी आप देखोगे स्टेबल है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि कंसिस्टेंटली 25 से 30% ग्रोथ मीडियम टर्म में इनका मेंटेन रहेगा। अंडरस्टूड। अब आते गोल्ड फाइनेंस पे कि गोल्ड फाइनेंस पे अभी तो गोल्ड बढ़ रहा है, सो एक रिस्क नहीं है जब हाँ। गोल्ड का प्राइस गिरेगा। सो आपने लेंडिंग लोन टू वैल्यू रेशियो लेट से अब दे रहे हो तो गोल्ड जब, क्योंकि वन वे तो रैली चलता नहीं, इट्स अ हम्म। रिस्क ऑल्सो, हाउ यू सीइंग दैट रिस्क। हाँ, जैसे अभी तो एक साल में 50% अप है, हाँ। तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर फ्यूचर में गोल्ड प्राइस कम होता है, हाँ, तो डेफिनेटली रिवर्स बैकआउट प्ले आउट होगा। तो तब उस केस में क्या होगा, ग्रोथ, हाँ, 40 30 40% से नहीं होगा, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ग्रोथ मॉडरेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज शेयर है वो अभी भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है वो काफी तेजी से अभी भी ग्रो कर सकता है। आप बोल सकते हो जैसे ग्रोथ जो 30 40% का ग्रोथ है वो कम होकर 15 20% पे आ जाएगा। अंडरस्टूड। सो क्योंकि लास्ट कुछ कुछ इयर्स पहले इशू उठा था कि पहले जो एनबीएफसी थी खाली, उसके बैंक्स भी सारे आ गए थे। तो मुथूट हम्म। मणप्पुरम पे एक वो आ रहा था कि ये लोग अब करेंगे हाँ कैसे हाँ बिजनेस, क्योंकि बैंक्स कम्पीट कर रहे हैं इनसे। हाँ, तो कंपटीशन इस सेगमेंट में काफी ज्यादा तेज है। जैसे आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स है, ये ज्यादा, फिर आपका प्राइवेट बैंक्स हो गया, एनबीएफसीज हो गया, तो कंपटीशन काफी हाई है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी काफी ज्यादा है गोल्ड फाइनेंस में, क्योंकि आपका एसेट सिक्योर्ड है। तो इस केस में क्या होता है, आपका आरओई काफी अच्छा बन जाता है। तो सब कंपनीज इसी सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। जैसा हमें पता है एमएफआई साइकिल जो लास्ट के 1.5 साल से खराब चल रहा है, तो उस केस में कंपनीज अपना सिक्योर्ड शेयर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो उस केस में गोल्ड फाइनेंस काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है सभी कंपनीज को। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट पे। इसमें क्या टेलविंड्स चल रहा है सेक्टर में एंड क्या चीजें भी चल रही है बेसिस योर फ्रेमवर्क। हाँ, तो ब्रॉडली अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो 10 साल पहले, लाइक 2015 के आसपास, तो इंडस्ट्री का एयूएम अराउंड 12 लाख करोड़ के आसपास था, और अभी जो इंडस्ट्री का एयूएम है वो 76 लाख करोड़ है। और ये एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 ये एयूएम इंक्रीज होके 450 लाख करोड़ हो जाएगा। तो इसमें जो भी आपका एसेट है, एसेट एंड वेल्थ मैनेजर्स है, उनको काफी ज्यादा टेलविंड्स मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो एसआईपी, जैसे कल ही डेटा आया था कि मंथली एसआईपी का फ्लो अभी भी तेजी से चल रहा है। फॉर एग्जांपल, कल था एसआईपी का फ्लो जो 29,000 करोड़ के आसपास था। तो इसमें जो आपका एसेट और वेल्थ मैनेजर्स है वो कंपनीज इजीली 20 से 25% ग्रो कर सकता है। और ये कंपनीज को टेलविंड्स दो तरीका से मिलता है। एक हो गया आपका जो नया पैसा डल रहा है मार्केट में, और दूसरा एग्जिस्टिंग जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंपनीज इजीली 20 से 25% ग्रो कर सकता है। अंडरस्टूड। लेकिन अभी मैं कल ही डेटा देख रहा था, उसमें जनवरी से सितंबर में 40% डिप आया इन टर्म्स ऑफ न्यू अकाउंट ओपनिंग, जो डीमैट हम्म। अकाउंट ओपनिंग में। सो ये मार्केट लिंक धंधा है। सो मार्केट जब ठंडा है तो इनका एग्जिस्टिंग जो बेस है वो भी गिरेगा, तो परसेंटेज जो हम्म। इनको मिलता है वो भी कम होगा। प्लस क्या हो रहा है कि जो नए लोग भी कम आएंगे। सो मार्केट का जो वोलेटिलिटी होता है, इसलिए मार्केट इन कंपनीज को प्रेफरेंस थोड़ा सा पी कम देता है।
व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैपिटल मार्केट्स में आपका 4-5 सेगमेंट है ब्रॉडली। एक हो गया आपका ब्रोकर्स। तो जैसे ही डीमैट अकाउंट कम होगा तो ट्रेडिंग एक्टिविटी कम हो जाएगा, तो उस केस में ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, इनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो मैं इनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एसेट एंड वेल्थ मैनेजर। अगर आप एयूएम देखोगे तो ब्रॉडली जो एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ये एयूएम पे पैसा कमाती है। तो एयूएम अभी भी इंक्रीज हो रहा है, और जो ऐसे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है लाइक नुवामा हो गया आपका, मोतीलाल हो गया, फिर आपका आनंद राठी हो गया, तो इनका एयूएम अभी भी 20% से ऊपर ग्रो कर रहा है, और इनका गाइडेंस भी यही है। तो हमें फोकस वो कंपनीज में करना है जिनका ग्रोथ रेट 20 से 25% के ऊपर है। तो ये सब कंपनीज आप देख सकते हो। एक तो वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? मतलब एक वेल्थ मैनेजमेंट अलग हो गया, एसेट मैनेजमेंट अलग हो गया, ये तो हाँ, ठीक है, जैसे एएमसी में ब्रॉडली आपका कंपनीज वो हो गया जो रिटेलर्स को केटर कर रहा है, जैसे आपका एचडीएफसी एएमसी हो गया, फिर आपका निपॉन इंडिया हो गया। तो ब्रॉडली ये सब कंपनीज हो गया। और वेल्थ मैनेजमेंट साइड जो एचएनआईज को केटर कर रहा है, लाइक नुवामा, फिर आपका मोतीलाल ओसवाल हो गया। मोतीलाल ओसवाल का भी दो वर्टिकल है, एक तो उनका एएमसी हो गया, और एक हो गया वो लोग प्राइवेट वेल्थ के द्वारा एचएनआईज को केटर कर रहा है। तो मैं ब्रॉडली जो एचएनआई सेगमेंट को कैटेगरी कर रहा है उनका फोकस कर रहा हूँ, जो एचएनआई सेगमेंट को डील कर रहा है, क्योंकि मार्केट्स अगर डाउन होता है रिटेलर्स को फिर भी डर लगता है, लेकिन जो एचएनआई सेगमेंट है वो और भी पैसा इंक्रीज करते जाते हैं। अंडरस्टूड। वैल्यू फैशन तो हमने डिस्कस करा इनडायरेक्टली, फिर भी टच कर लेते हैं। हाँ। वैल्यू फैशन, ज्वेलरी, ये दोनों तो हम अभी जो डिस्कशन था, सो आई थिंक सो ये यूजर्स को अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पे आते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, ऑटो एंसिलरी पे। सो इस पे क्या, व्हाट्स योर टेक? एंड इसमें क्वेश्चन इज व्हाई यू आर नॉट कीन ऑन ओईएम। मैं, ये तो सप्लाई कर रहे हैं पार्ट्स, अगर मेन कंपनी को ही बाय कर लूं, सो व्हाई व्हाई यू आर नॉट कंसीडरिंग ओईएम? ओके, सो ब्रॉडली अभी जैसे जीएसटी कट हुआ तो काफी सारे ऑटो कंपनीज को बहुत फायदा होगा, जो हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा। और इसमें मैं ओईएम्स को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो ऑटो एंसरी है वो, उसमें काफी सारे ऑटो एंसरी मेरे पास ऑप्शन है, मैं उसको इनडायरेक्टली एज अ प्रॉक्सी प्ले कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल काफी सारे ऑटो एंसरी है लाइक लूमैक्स ऑटो, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, आपका प्रीकॉल हो गया, फिर आपका फीएम इंडस्ट्रीज होगा। ये सब कंपनीज कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं, और इनका जो ग्रोथ रेट है अगर आप देखोगे तो 20% के ऊपर है, और इनका वैल्यूएशन भी रीजनेबल एज कंपेयर टू ऑटो। तो मैं उन कंपनी से फोकस कर रहा हूँ जो प्रीमियमाइजेशन में केटर कर रहा है, किट वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फिर आपका नया नया कस्टमर्स को ऐड कर रहा है। लाइक नेम अ फ्यू, कोई जो तो लाइक नेम ऑफ फ्यू में जैसे आपका लूमैक्स हो गया, फिर आपका लूमैक्स इंडस्ट्रीज हो गया, लूमैक्स ऑटो हो गया, फीएम इंडस्ट्रीज हो गया, एसजीएस हो गया। तो ये सब कंपनीज अगर आप देखोगे ना, मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली गेन करते जा रहे हैं। अंडरस्टूड। एंड एक बार रीइटरेटिंग, जो नेम्स ले रहे हैं प्योरली एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स समथिंग तेजस ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा भी हो सकता, नहीं भी करा हम्म। हो सकता। एंड इफ ही इज होल्डिंग अ पोजीशन ही कैन सेल नेक्स्ट डे। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्लेमर अगेन हाईलाइटेड बिकॉज हम काफी नेम्स डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टिंग में रिस्क है। आज कोई स्टोरी अच्छी है, आप कनेक्टेड नहीं हो तेजस से, वो नेम लेके अब कल को हम्म। माइंड चेंज हो जाए, सो दैट्स अ वेरी बिग रिस्क। अपना दिमाग लगा के खुद देखना क्या चीज होगा। तो अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग सेक्टर पे, रियल एस्टेट पे, जिस पे बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। एंड इसका रिएटरेट करते, थीसिस क्यों डिस्कस कम करते हैं? एक तो जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, ऐसा अभी मार्केट में जो रैली हुआ था, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ऑल द मार्केट नहीं चला, गोल्ड भागा, रियल एस्टेट भागा, सिल्वर भागा, सब चला। सो व्हाई रियल एस्टेट कंपनीज फिट इन योर फ्रेमवर्क, एंड क्या आउटलुक है? हाँ, तो सर रियल एस्टेट कंपनीज का अगर आप लास्ट का 3-4 ईयर्स का प्री सेल्स ग्रोथ देखोगे, जो काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ट्रैक करने के लिए, वो 20% के ऊपर ग्रो किया है। और आगे का भी गाइडेंस ये है बहुत सारी कंपनीज का कि 20% वो ग्रो करते जा रहा है। अभी रियल एस्टेट में अकाउंटिंग एक अलग तरह से चलता है, जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो अगर आप कोई भी रियल एस्टेट कंपनीज का पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो एक उसमें से आपको खोल लेते सभी कंपनीज। हैं, सॉरी टू कट, लेट्स से एक एग्जांपल के लिए थोड़ा लोगों हाँ, को आइडिया मिले, बिकॉज इसके रिगार्डिंग ठीक है। कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, कौन सी मैक्स कंपनी एस्टेट्स का? का खोल लो। मैक्स एस्टेट खोल लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैक्स हाँ, एस्टेट, इस अगेन डिस्क्लेमर, कोई हाँ, रिकमेंडेशन यहाँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, तो फिर इसका अगर आप पी देखोगे तो 150 के ऊपर है। तो इन कंपनीज को अगर आपको वैल्यू करना है तो आपको प्री सेल्स में वैल्यू करना है। जैसे अगर आप इसका पीपीटी, इन्वेस्टिंग पीपीटी खोलो तो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, जैसे हाँ फर्स्ट स्लाइड, हाँ ये ठीक है। तो इस प्री स्लाइड में सेल्स अगर क्या आप होता है? देखोगे प्री तो सेल्स बताओ, सिंपल भाषा में प्री सेल्स है क्या? हाँ, प्री सेल्स सिंपल भाषा में ये हुआ जो कंपनी बुकिंग ले रहा है, बुकिंग एक्सेप्ट कर रहा है। ये पूरा पैसा कलेक्ट नहीं किया लेकिन बुक हो चुका है अमाउंट। कोई हम्म। भी अगर फ्लैट बुक करता है तो उसको प्री सेल्स में काउंट हो जाता है वो। और फिर हो अंडर, गया आपका कलेक्शंस। दैट कलेक्शंस मीन्स हो कि गया अंडर मतलब, अभी अभी बना नहीं है वो, तो उससे पहले वाला सेल्स, राइट? हाँ हाँ हाँ, बना नहीं है, बस बुकिंग कलेक्ट किया है। और यूजुअली जो भी कंपनी प्री सेल करती है तो उसके 3 या 4 साल बाद डिलीवरी होता है।
और कंपनी हर साल 25%, 50% इस डिपेंड पे कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कंपनी कितना कलेक्ट करे। तो इसमें हमें प्री सेल्स, कलेक्शंस, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है रियल एस्टेट को वैल्यू करना है। तो जैसे आप देखोगे तो FY24 में मैक्स एस्टेट्स ने 1844 करोड़ का प्री सेल किया है। अगर आप FY25 में देखोगे तो उन्होंने 3x जंप किया है। तो क्योंकि FY25 में उन्होंने दो प्रोजेक्ट मेजॉरिटी लॉन्च किया था, एक हो गया आपका एस्टेट 128, एक हो गया आपका एस्टेट 360। तो ये प्री सेल्स जो भी अभी इन्होंने बुक किया है ये अकाउंटिंग में FY29, FY30 में रिकॉर्ड होगा, ये जो भी रेवेन्यू में पार्ट होगा। तो इन शॉर्ट ये जो आपका 5400 करोड़ का रेवेन्यू जो आएगा वो 4 साल बाद होएगा जब कंपनी डिलीवर करता है प्रोजेक्ट्स को। सो आप इसको देख रहे हो, हर साल उसको ब्रेक कर रहे हो। लेट से 4 साल बाद 5,000 करोड़ आना है, तो हर साल के हिसाब से आप उसको अकाउंट कर रहे हो पी कैलकुलेशन में, राइट? हाँ, तो फ्यूचर में इन शॉर्ट आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मार्केट कैप बाय प्री सेल्स क्या है कंपनी का। फॉर एग्जांपल अगर मैक्स स्टेट्स का मार्केट कैप अराउंड 7500 करोड़ है और इस साल का उनका प्री सेल 6000 करोड़ के ऊपर होगा, तो मार्केट कैप बाय प्री सेल इस केस में होगा 1.5 के नीचे। तो हमें ऐसे वैल्यू करना है कि मार्केट कैप बाय प्री सेल। और एक और मेट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, इसमें एम्बेडेड एबिटा, जिसे हम कहते हैं कि हर प्रोजेक्ट में एक कंपनी एवरेज कितना मार्जिन कमाती है। एक फॉर थोड़ा स्लो एग्जाम्पल चलता है ये मैक्स एम्बेडेड वैल्यू, तो काफी लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। बहुत सिंपल चलता है, स्लो चलता है ये। एम्बेडेड वैल्यू क्या वर्ड है जो आपने यूज करा? ठीक है, हर कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी का काम है प्रोजेक्ट सेल करना, ठीक है। हम्म। अब रियल एस्टेट कंपनी का 8 प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है, तो हम्म। कंपनी लेवल पे कंपनी शेयर कर देती है कि हर प्रोजेक्ट में मेरा मार्जिन 20 से 25% होगा। तो आपको समझ में आ गया, इसे हम कहते हैं एम्बेडेड मार्जिन। तो हर प्री सेल में कंपनी का एम्बेडेड मार्जिन क्या है, ये इसे हम कहते एबिटा की हैं तरह होता एम्बेडेड। है, जैसे एबिटा हाँ, होता है आप समझ वैसे। लो एम्बेडेड एम्बेडा। हाँ, ठीक है, तो फ्यूचर का ये प्रॉफिट है, इन शॉर्ट ये फ्यूचर का प्रॉफिट होगा कंपनीज का। तो हम्म। तो इस केस में अगर आपको मैक्स एस्टेट का एम्बेडेड एबिटा निकालना है तो कंपनी ने गाइड किया कि वो 20 से 25% उनका मार्जिन है। तो उन्होंने प्री सेल किया था FY23 में अराउंड 5400 करोड़ का। अगर इसमें मुझे एम्बेडेड एबिटा निकालना है तो उससे हमें 25% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 1000 करोड़ के ऊपर आता है। तो मैक्स एस्टेट का एम्बेडेड एबिटा हो गया, ईवी बाय एम्बेडेड एबिटा हो गया अराउंड 7 टाइम्स। 1000 करोड़ का आपका एम्बेडेड एबिटा और मार्केट कैप हो गया 7500 करोड़। ओके ओके, अंडर लाइक वो ईवी टू एबिटा की जगह एम्बेडेड वैल्यू, राइट? हाँ हाँ हाँ, इन शॉर्ट यही हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो आई थिंक सो काफी क्लैरिटी मिलेगा। बट एक तो कंसर्न्स आते हैं जो रियल एस्टेट में मैं पूछना चाहूंगा कि लेट्स से रियल एस्टेट साइकिल में जो लोगों ने 2008 देखा है, उधर रियल एस्टेट हम्म कंपनीज का मतलब बिल्डर्स के पास पैसा नहीं था, हालत बहुत खराब हो गई थी। सो ये रिस्क हम्म दोबारा नहीं लगता? बिकॉज अभी आप अगर देखोगे गुड़गांव का रियल एस्टेट बबल का काफी चल रहा होता है, लास्ट 1 साल से चल रहा है। कि क्या कर रहे हैं लोग, मतलब 1 करोड़ जिसके पास है वो 5 जगह बुकिंग कर रखा है, उसके पास हम्म। पूरा फ्लैट खरीदने का पैसा नहीं है, तो बुकिंग चल रही है, चेन चल रही है। सो इज देयर अ रिस्क अगर ये चेन टूटती है तो पूरे ये कोलैप्स हो सकता है? हाँ, सो ब्रॉडली मैं आपको बताता हूँ तो 2008 में क्या हुआ था। जो मेजॉरिटी जो रियल एस्टेट कंपनीज थी पहले काफी ज्यादा लेवरेज पे चल रही थी और उस समय काफी सट्टा चल रहा था। अगर मैं देखूं तो 2008 से 2022 तक ये साइकिल डाउन टर्न चल रहा था। तो ये जो रियल एस्टेट का साइकिल है ये रिवाइव ही 2021 2022 में हुआ है। तो अभी हमें बस 3 साल ही हुआ है, और कोई भी रियल एस्टेट का साइकिल होता है वो एटलीस्ट 7-8 ईयर्स तक चलता है। और इस 7-8 ईयर्स में जो भी साइकिल चलता है लंबा, उसमें भी शैलो सिक्लिकलिटी रहता है जो हम अभी रह रहे हैं। और इसमें बहुत सारी कंपनीज अपना जो प्री सेल्स किया उसमें शेयर करता है कि इन्वेस्टर डिमांड है कि जो एंड कंज्यूमर डिमांड है। अगर एंड कंज्यूमर डिमांड है तो साइकिल हेल्दी रहता है। जैसे मैक्स स्टेट का मैं बात करूं तो काफी ज्यादा उसमें इन्वेस्टर का डिमांड नहीं है, एंड यूजर का डिमांड हाई है। तो हमें उन कंपनीज में फोकस करना है जिसमें एंड यूजर का डिमांड काफी हाई है, और उन कंपनीज में जिसका डेट टू इक्विटी काफी स्टेबल है। जैसे बहुत सारे कंपनीज रियल एस्टेट में दिवालिया इसलिए हुआ था क्योंकि उनका डेट काफी ज्यादा था। अगर आप अभी का साइकिल में देखोगे तो कंपनीज का डेट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें एंड यूजर का कैसे डिसाइड पता चलेगा मेरे को कि एंड यूजर पे डिपेंडेंट है कि इन्वेस्टर पे डिपेंड है कंपनी? हाँ, तो इसमें आपको अगर कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करोगे तो मैनेजमेंट यूजुअली शेयर करता है कि डिमांड किस साइड है। जैसे अब डीएलएफ का कौन कॉल या मैक्स स्टेट का कौन कॉल या सिग्नेचर ग्लोबल। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। सो ये इंडस्ट्री काफी लोगों के लिए नई होगी। सो होप कि हमें पूरे एग्जांपल से क्लैरिटी मिला है कि इसमें क्या देखते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू और, टू एबिटा, लाइक सॉरी और एबिटेड इसमें वैल्यू। एक और चीज मैं बोलूंगा, जैसे हाँ। मैक्स स्टेट के पास एनविटी पोर्टफोलियो भी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैक्स स्टेट आपका रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों को केटर करता है। तो आपको कोई कंपनीज को वैल्यू करना है जो दोनों सेगमेंट को केटर कर रहा है, उसमें आपको सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू करना पड़ेगा। सो आते हैं नेक्स्ट सेक्टर पे, दैट इज कोवर्किंग स्पेस पे। ये भी काफी चल रहा है, नए आईपीओ आ रहे हैं काफी। हाँ, तो रिसेंटली मतलब 1 ईयर के अंदर काफी सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है 5 के ऊपर। तो ये सब कंपनीज आप ब्रॉड देखोगे तो कोवर्किंग
सेक्टर ही 20 से 25% ग्रो कर रहा है, और इसमें काफी सारे कंपनीज 30% के ऊपर भी ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है जैसा अभी जो डिमांड चल रहा है इसमें काफी सारे कंपनीज अच्छा ग्रो आउट परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे अभी AWFIS है, अगर उस कंपनी को देखोगे तो वो 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है। फिर आपका स्मार्ट वर्क्स हो गया, फिर आपका अभी इंडिक्यूब्स बोल के कंपनी है। तो रिसेंटली जो भी कंपनी IPO किया है, हमें ट्रैक करना है कि क्वार्टर में कैसा रिजल्ट आता है, उस बेसिस में हमें लेना है, ना कि हम पूरा सेक्टर ही ले लें। तो इसमें स्ट्रक्चरल टेलविंड आया, ये लास्ट कपल ऑफ ईयर से ग्रो कर रहा था? तो ये टेलविंड्स एक्चुअली 2021 के बाद चालू हुआ है, क्योंकि क्या हुआ है, जैसे हमारा GCCs हो गया, जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है, जो बाहर इंडिया जो बैक ऑफिस था, अब बाहर से कंपनीज लाइक US में, UK में बहुत सारी कंपनीज अपने ऑफिस इंडिया में सेट कर रहा है। तो उन केस में वो क्या करें, मानो अगर गूगल को ऑफिस सेट करना है तो वो क्या करता है, AWFIS को आके बोलता है कि मेरे लिए एक ऑफिस बना दे। तो AWFIS क्या करेगा, गूगल के लिए ऑफिस रेंट में चढ़ा देगा, गूगल से एक लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट में गूगल को ऑफिस दे देगा, और वो उसका मार्जिन हो गया। तो ये वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट से इशू नहीं आ रहा इसमें? मतलब पोस्ट कोविड एक वर्ल्ड ओपन हो चुका है वर्क फ्रॉम होम का। हाँ, पहले ये था कोविड में कि वर्क फ्रॉम होम ही चलेगा, लेकिन नहीं, अब ये ट्रेंड बिल्कुल सही नहीं है। अभी कोवर्किंग स्पेस में अगर आप देखोगे तो सब कंपनीज अगर 25% से ग्रो कर रहा है, तो ये ट्रेंड बिल्कुल सही नहीं है। जैसे आप जूम का अगर स्टॉक प्राइस देखोगे तो 70-60% अभी भी पीक से डाउन है। यही आपको बता रहा है कि वीडियो कॉल ये सबसे बिजनेस नहीं चलता, मतलब कोवर्किंग स्पेस नेसेसरी है, इन शॉर्ट। तो वर्ल्ड वुड बी हाइब्रिड, मतलब 5 डेज वर्किंग है तो 2 दिन आना है, या किसी को 3 दिन आना है, हाँ वाइस वर्सा। सो इट्स हाइब्रिड, आपको ऑफिस हाँ। भी चाहिए, बिकॉज काफी रिपोर्ट्स आई थी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, राइट? हम्म। अंडरस्टूड। देन कमिंग टू प्लेटफॉर्म एंड एक्सचेंज, इस पे भी आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड इनफ, MCX, जोमैटो एंड कैसे प्रॉफिटेबिलिटी हाँ, तो बाद में इसमें आती काफी है। सारे इंटरेस्टिंग और भी बिजनेस मॉडल्स है। आपका कार्टेड हो गया, जिंका लॉजिस्टिक्स हो गया, तो ये सब कंपनीज आप देखोगे तो 30-40% से ग्रो कर रहा है। और फायदा क्या है प्लेटफॉर्म कंपनीज का, अगर वो 30% से ग्रो कर रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण उनका पैट ग्रोथ 50% आ रहा है, तो इन सब कंपनीज को हमें रडार में रखना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये है, अभी ये कंपनीज का वैल्यूएशन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। जैसे अभी अर्बन कंपनी बोल के लिस्ट हुआ है, उनका अगर मैं मार्केट कैप बाई सेल्स देखूं तो 20 के ऊपर चला चुका है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आर करंटली एक्सपेंसिव, बट अगर फ्यूचर में हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले तो ये इंटरनेट जो थीम है, ये रडार में रखना चाहिए हमें। सो एक काम करते हैं, अभी हमने रिस्क का डिस्कशन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म बिजनेस, सो एक बार सब कंपनीज में एक बार रिस्क को भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक गोल्ड फाइनेंसेस में गोल्ड का प्राइसिंग इज अ रिस्क, हाउसिंग फाइनेंस में हम्म। डिमांड, बिकॉज रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग में। आज कोई हाँ चीज हाँ, है, कल कोई नहीं है, क्योंकि बिकॉज हर वेल्थ। सेक्टर में अगर अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क भी रहता ही है। हाँ, तो वो ध्यान रखना है ऑडियंस को, कोई वो नहीं होना कि मतलब एकदम गंग हो जाएगी सेक्टर पे। वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट मार्केट रिस्क है, मार्केट अगर 5 साल ठंडा रहा तो सेक्टर खराब हो जाएगा। देन ज्वेलरी हाँ में भी इज समथिंग, डिमांड कैसा है, स्पेशली अभी के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा स्टड ज्वेलरी जो हाँ डायमंड मिक्स है, हाँ, उसका डिमांड जैसे चल अभी रहा गोल्ड प्राइस बढ़ा है 50%, तो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा, है। वैल्यू ग्रोथ आ रहा है इन ज्वेलरी रिटेलर्स में। रेट ऑटो एंसिलरी में एक ये भी रिस्क है कि अभी जो GST कट का तो वन टाइम इफेक्ट है, ये सस्टेनेबली कितना साइकिल चलता है वो भी देखना पड़ेगा, बिकॉज वन टाइम ये तो हमें कुछ ट्रैक मिल गया, करना है। तो हाउ डज इट गो। रियल एस्टेट का तो हमने अच्छे से डिस्कस करा। को वर्किंग स्पेस है समथिंग जो एक B2B है, ऑल दो डिमांड है, बट इट्स समथिंग प्राइसिंग पावर पे आई थिंक सो डाउट है स्टिल, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग तेजस। हाँ, तो मेजॉरिटी हमें कोवर्किंग कंपनीज का ये देखना है कि उनका ऑक्यूपेंसी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर ऑक्यूपेंसी घटने लगे तो प्रॉब्लम आने चालू होगा। अंडरस्टूड। प्लेटफॉर्म पे तो भी डिस्कस्ड, अब आते हैं हॉस्पिटल्स पे, डायग्नोस्टिक्स पे, CDMO पे। तो ये सब कंपनीज अगर आप देखोगे तो पूरा हेल्थ केयर सेक्टर ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है ब्रॉडली। अगर मैं हॉस्पिटल्स का बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे तो काफी सारे हॉस्पिटल्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है। रीजन ये था, ये ऑपरेटिंग लेवरेज में बैठे थे, जैसे इनका ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुआ, इनका मार्जिन एक्सपैंड हुआ है। तो जो भी हॉस्पिटल्स को आप देखोगे तो फ्यूचर में 15 से 20 का EV बाई EBITDA का मल्टीपल मिलता था, अभी आप कोई भी हॉस्पिटल्स को देखोगे तो 30 से 40 का मल्टीपल जा चुका है। तो मेजॉरिटी जो री रेटिंग हुआ है, इसलिए उनका वैल्यूएशन एक्सपैंड हो चुका है। अब मैं ये बोलूंगा, आपको तभी सेक्टर में फोकस करना जब वैल्यूएशन सही हो। तो अभी एज पर यू इसमें वैल्यूएशन अब जूस निकल चुके मेजर, यू आर स्टिल देयर? हाँ, मेजॉरिटी जूस अगर मैं बोलूँ तो हेल्थ केयर सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है ओके। वैल्यूएशन वाइज। हाँ, तो यू मीन टू से पहले इन कंपनीज के पास कैपेसिटी बहुत थी, लेकिन डिमांड इतना नहीं था। लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो डिमांड आया वो उनकी एग्जिस्टिंग सप्लाई जो थी वो एब्जॉर्ब होता गया, राइट? हाँ हाँ, और इन लोग पे मिक्स हो गया आपका, फिर और ARPO भी इंक्रीज हुआ, तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिला। अंडरस्टूड। सिमिलरली होटल्स भी आई थिंक सो सिमिलर स्टोरी हुआ प्ले आउट। हाँ, होटल्स में क्या आपका जैसे ही डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, आपका पर कैपिटा GDP बढ़ रहा है, मिडिल क्लास का एस्पिरेशन बढ़ रहा है, तो आपका जो लग्जरी होटल्स है वो काफी अच्छा कर रहा है। तो हमें फोकस करना है लग्जरी स्पेस में, क्योंकि डिमांड आपका 8 से 10% से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है वो 4 से 6% से इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही अगर डिमांड हाई रहता है तो उस केस में हॉस्पिटैलिटी में जो लग्जरी सेगमेंट है वो काफी अच्छे से ग्रो करेगा।
देन आते हैं प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स। ये थोड़ा सा मार्केट में चल रहा है, सो इसका थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, क्या स्पेस है एंड व्हाई इट्स गोइंग इन अ बिग वे। हाँ, तो ये सेगमेंट अभी मार्केट में आप देखोगे तो लास्ट के 1 ईयर में काफी सारी कंपनीज ने लिस्ट किया है। तो ये सेगमेंट, ये कंपनीज मेजॉरिटी उनको टारगेट कर रहे हैं जो आपका इंडस्ट्रियल्स हो गया, मानो एमआरएफ हो गया आपका, ये एथर एनर्जी। उनको अगर कोई फैक्ट्री लगाना है तो वो सीधे एक प्री इंजीनियर बिल्डिंग को ऑर्डर दे देगी। उस केस में मानो इंटरैक्ट को ऑर्डर दे दिया, तो ये कंपनीज 8 से 12 महीने के अंदर ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज है वो कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं। अगर मैं कंपनीज का बात करूं तो आपका इंटरैक्ट बिल्डिंग हो गया, एमएनबी इंजीनियरिंग हो गया, ईपैक फ्री पैब हो गया। तो ये सब कंपनीज अभी लिस्ट हुआ है और इनका गाइडेंस है कि ये 20% ईजिली ग्रो कर सकते हैं और इनका ऑर्डर बुक भी काफी अच्छा है, और प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज के कारण इनका मार्जिन भी एक्सपैंड हो सकता है। और हाँ, और जो डिमांड है वो नया सेक्टर से आ रहा है, आपका सेमीकंडक्टर हो गया, डेटा सेंटर हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। तो इन सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहा है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ठीक है, रिस्क भी डिस्कस करें। देन आते हैं स्टील ट्यूब्स, पाइप्स में एंड पावर ट्रांसमिशन में। हाँ, तो ये दोनों सेक्टर आप देखोगे तो इनमें काफी सारी कंपनीज है जो 15 से 20% ग्रो कर रहा है। जैसे अगर मैं पावर ट्रांसमिशन का बात करूं तो इसमें जैसे एआई का डिमांड इंक्रीज होता रहेगा, तो इलेक्ट्रिफिकेशन आपका मेगा ट्रेंड है। अगर एआई इंक्रीज होगा तो एआई का जो एडॉप्शन है वो इंक्रीज होगा, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होगा। तो उस केस में वायर एंड केबल कंपनीज हो गया, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, आपका ईपीसी कंपनीज हो गया, ये सब कंपनीज काफी अच्छी से ग्रो कर सकता है। अंडरस्टूड। सो मैं इसको वो भी कर देता हूँ समराइज की। लेट्स से डेटा सेंटर में आप जितना लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे कमांड्स लिख रहे हो, वो डेटा कहीं स्टोर हो रहा है। लेट्स से आप अपना क्लाउड में जो डेटा स्टोर करते हो, क्लाउड इज ऑल्सो फिजिकली प्रेजेंट कहीं पे, दैट इज कॉल्ड डेटा सेंटर। एंड लाइक इट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग। सो डेटा सेंटर में हाँ, पावर उसका प्रोसेसिंग पावर चाहिए। डिमांड काफी आई है। करेक्ट। सो पावर इज लिंक टू डेटा सेंटर, तो इसलिए पावर का मेजर डिमांड आ रहा है। सो इसमें ट्रांसफार्मर, ईपीसी एंड वायर्स एंड केबल्स, लाइक थोड़ा सा लाइक कंपनीज, किस किस कंपनीज में यू आर फोकसिंग ऑन। हाँ, तो ईपीसी में अगर मैं कंपनीज का बात करूँ तो ट्रांसरेल हो गया आपका, स्किपर हो गया, तो ये सब कंपनीज 20% के ऊपर ग्रो कर रहा है। वहीं मैं वायर एंड केबल का बात करूँ तो के इंडस्ट्रीज हो गया आपका, पॉलीकैब हो गया, फिर अपार इंडस्ट्रीज हो गया जो अलग अलग सेगमेंट्स में भी है, फिर आपका आरआर केबल हो गया। तो ये सब कंपनीज भी 15 से 25% ग्रो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही सेगमेंट में ये है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी थोड़ा सा हायर साइड में, लाइक 40-50 का भी है। अगर थोड़ा करेक्शन हो तो अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है। ओके, वेदर इसकी पावर इज अ कमोडिटी, मतलब ये पावर सेक्टर है, अच्छा चल रहा है, बट इसमें कोई ऐसा हम्म, मतलब बी टू बी आपको नहीं दिख रहा। आपके हम्म। घर में पावर आ रहा है, बट हाँ, तो आपको दैट्स ऑल्सो द रिस्क यू हैव टू कंसिडर द। सो तेजस, हमने काफी इंटरेस्टिंग डिस्कस करा, आपका फ्रेमवर्क डिस्कस करा, काफी सेक्टर्स को डिस्कस करा, उसमें क्या चीजें हैं नॉल रीजंस के साथ। सो आई थिंक सो काफी अच्छा इंसाइट्स मिले। सो यूजर्स, आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको और डिटेल में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है, विल कम अप विद नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड इन जिसमें हम और किसी एक सेक्टर को पकड़ के डिस्कस कर सकते हैं। सो ड्रॉप योर क्वेश्चंस, एंड क्या क्या चीजें आपको तेजस से पूछनी है, विल कवर देम। सो थैंक यू सो मच तेजस फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक्स फॉर होस्टिंग मी, अभिषेक।